सभी को नमस्कार है। और आज का जो टॉपिक है, आप तमाम जितने भी साथी हैं, जिस वीडियो को मैंने 40 नंबर को लेके मैंने जो वीडियो डाला था कि छठी से 8वीं 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं तमाम वो जो जीएस सेक्शन है, कॉमन पेपर 40 मार्क्स जिसमें 5 सेक्शन है ना? इतिहास, भूगोल हो गया, तो मैथ हो गया, करंट अफेयर हो गया और आधुनिक भारत का इतिहास जो है, जिसमें से 8 नंबर का प्रश्न आपको पूछेगा। तो आपके लिए ये जो देखिए ये नोट्स है, मैंने बताया था 40 पेज का जो नोट्स है, कितने पेज का? 40 पेज का जो नोट्स है इसको आप पढ़ लीजिएगा। और आपका प्रश्न भी था सर आप कब से पढ़ा रहे हैं? कब से आप पढ़ाएँगे? तो आपको हम बता दें 1 मिनट। ठीक है? तो ये 40 पेज का जो नोट्स है, यहाँ देखिए मात्र 40 पेज का नोट्स है, आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें आपको जीएस सेक्शन है। जीएस सेक्शन यू का है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, विश्व का इतिहास, संवैधानिक यानी यू का है 1 से लेके 12वीं तक के लिए जीएस है, ठीक है? इसमें 18वां पेज यू का है, आपका 8वां पेज पे आधुनिक भारत का इतिहास है ना? लगभग 1 पेज में यहाँ देखिए, 1 पेज में 100 प्रश्न है। 93 प्रश्न है, हम 100 प्रश्न लेके चलते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास का वन लाइनर में 4 पेज में मात्र दिया है। 8, 9, 10 से 11 40 पेज का जो है इसमें से 4 पेज 8, 9, 10 से 11 4 पेज अगर आप पढ़ लेते हैं, तो उम्मीद है, विश्वास है, पढ़ने को तो बहुत है, लेकिन ये सिलेक्टेड है। और मैं फिर बता दूँ, ये एसपीडी एसपीडी पब्लिकेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ, उससे ये छाँटा हुआ बुक है, उससे छाँट के लाया हुआ ये चीज़ है, जो हमेशा सब एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है? आप तमाम को ये हम बताने का प्रयास करेंगे, तो आप जितने भी साथी हैं इस चीज़ को हम बता दें कि आधुनिक भारत, ये जो चैप्टर है, हम आधुनिक भारत का इतिहास ले गए, आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास का ही एक सेक्शन है जहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा, ठीक है? तो मैंने बोला एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वन लाइनर में आप महेश कुमार बर्नवाल पढ़ लीजिए या लुसेंट पढ़ लीजिए, बहुत सारा बुक है, लेकिन हम जो आपको दे रहे हैं, ये सिलेक्टेड है वन लाइनर में। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे, क्वेश्चन आंसर और ये जो नोट्स है वन लाइनर फॉर्म में और ये आपको मिलेगा। आप प्ले स्टोर आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर में आप जाइए, प्ले स्टोर खोलिए और उसके बाद वहाँ पे आप NAUKARI नौकरी तक डालिएगा, वहाँ पे आपको 10 के दिखेगा। 10 के दिखेगा, इसको आप डाउनलोडिंग कर लीजिए। डाउनलोडिंग करने के बाद एक सेक्शन हम डाल देंगे, वहाँ पे आपको नोट्स ये दिख जाएगा और ये नोट्स का मात्र कीमत हम रखे हैं, मात्र चूँकि 40 पेज का और आपको भी ये हार्ड नहीं पड़े, तो हम ₹99 ये मेरा मेहनत है और आप कहेंगे, ये जो ₹99 है, इसमें भी हम कम कर देंगे, ठीक है? ₹99 हम में भी वहाँ कम ही दिखेगा, ठीक है? ऑफ़र आपको हम दे देंगे। तो आप डाउनलोडिंग कर लीजिए और नौकरी तक आपको जो दिखेगा, यहाँ देखिए आप, मैं कुछ बता दूँ पहले, जिससे कि आपको आसान लगे। जब आप यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब पे जब यूट्यूब खोलते हैं, मैं कुछ इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा डुप्लीकेट और फेक नौकरी तक भी अब खुल रहा है मार्केट में। तो ऊपर में सर्च कीजिएगा और जब आप नौकरी तक खोलते हैं, आपका परिवार 2,37,000 का ये परिवार है, ठीक है? 2,37,000 237 के यहाँ दिखेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कीजिएगा, तो ऐसा ही लोगो दिखेगा। तो वो ओरिजिनल लोगो है और वहाँ पे बहुत सारा सेक्शन है। लेकिन आज हम ये पीडीएफ 40 पेज का अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप बाय कर लीजिएगा, डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, ठीक है? डाउनलोडिंग करने के बाद आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, सेक्शन की हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्लासेस के साथ, तो आप सब तैयार हो जाइए, ठीक है? तो देखिए हम क्या बोलने वाले हैं इसको ध्यान दीजिए आप। तो ये जो होगा वन लाइनर फॉर्म में होगा, क्या होगा? वन लाइनर। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वन लाइनर यानी यूँ कहें, यानी पहला क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा।
दूसरा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, यानी आपको याद करना है। और जब नोट्स आप प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, जब आप ये नोट्स खरीद लें, तो आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 70 पैसे आपको प्रिंट लेगा। 40 पेज यानी आपका ₹50 लेगा, और क्या होगा? वही होगा। ₹50 आपको प्रिंटिंग में लग जाएगा। निकाल लीजिएगा, और जब-जब हम पढ़ाएँगे, तो आपको वो नोट्स खोलना है, और नोट्स खोल के आपको कुर्सी पर बैठना है, सो के नहीं, या बैठ के पहला क्वेश्चन पढ़ाएँ, तो आपको भी वहाँ पढ़ना है, बोल-बोल के। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ बोले, आपको भी वहाँ पढ़ना है, तब आपको याद हो जाएगा सर। प्लीज़ ऐसे फ़ॉलो कीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं एक बार चेक कर लूँ, जिससे कि आपका आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलें? चलिए, आपके स्क्रीन पे है, और आज हम लगभग 30 सवाल लेंगे। 30 मिनट 30 सवाल। तो स्पीड में चलेंगे, रिवीजन क्लासेस होगा, आधुनिक भारत का इतिहास, जो 40 नंबर में से 8 नंबर का पूछेगा। चलिए, पहला सवाल यहाँ देखिए, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है। यूरोपियो, आपको पता है एशिया महादेश जैसे होता है, इस एशिया महादेश में भारत है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सब एशिया महादेश आते हैं। तो यूरोप भी एक महादेश होता है, उसमें बहुत सारे देश होते हैं। तो भारत पे जो आपको प्रश्न ऐसे ही पूछ देगा, तो यूरोपीय के भारत आने का क्रम क्या था? यानी भारत आने में सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले कौन आए थे? फर्स्ट नंबर पे पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे डच आए थे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए थे। बिल्कुल जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़िए। ऐसे ही पढ़ना है, 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। पहले नंबर पे पुर्तगाली आए थे, दूसरे नंबर पे डच आए थे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए थे, चौथे नंबर पे डेनिश आए थे, 5वें नंबर पे फ्रांसीसी, और छठे नंबर पे स्वीडिश आए थे। यानी यूरोपीय के भारत आने का क्रम क्या था? पुर्तगाली पहले आए, इसके बाद डच आए, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए, फिर आपको डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए थे। दूसरा सवाल देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न पूछता है, सबसे पहले भारत, जो अपना देश है भारत, कौन आया था? तो कौन आया था? पुर्तगाली। कौन आए थे? आपको मैंने बताया पहले भी, पहले कौन आया? पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत कौन आया था? ये भी प्रश्न बन सकता है। पुर्तगाली आए थे। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आपको लाइव में दिखेगा, लेकिन आपके कमेंट हम देख रहे होंगे, तो कोई आप घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल अभी हम पढ़ा रहे हैं। कोई फिर बोलिएगा सर बहाली कब आएगा, कैसे आएगा, जब आएगा, आना तो तय है, ये जान लीजिए। लेकिन जब आएगा आपको भी पता चल जाएगा। फिलहाल आप पढ़ लीजिए, पढ़ भी गए होंगे, पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर लीजिए। मैं और जो नहीं पढ़े हैं, उनके लिए रामबाण इसलिए साबित होगा कि ये हम आपको वन लाइनर फॉर्म में पढ़ा दे रहे हैं, और ये सब हॉट क्वेश्चन है, आपको खुद पता चलेगा। आप पढ़े लिखे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के समझ जाइएगा। तो देखिए आप, तीसरा सवाल, भारत, ये जो भारत है, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? आपको पता है कि भारत सबसे पहले कौन-सा यूरोप आया? कौन-सा देश आया? पुर्तगाली आया। लेकिन भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? वो व्यक्ति कौन थे? कहिएगा वास्को डी गामा। और जो क्वेश्चन बनता है कि भारत की खोज किसने की? तो कहिएगा वास्को डी गामा। और भारत को कोई खोजा नहीं था। एक्चुअली भारत देश पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में आए थे। 1498 में आए थे। और ये पश्चिम तट, जो भारत का नक्शा देखेंगे उसमें पश्चिम तट में एक जगह है कालीकट, वहाँ पहुँचा, जहाँ पे हिंदू राजा थे, जमोरियन। जमोरियन ने उनका स्वागत किया। किनका स्वागत? वास्को डी गामा का। कालीकट में जो हिंदू राजा थे जमोरियन, जिनका नाम जमोरियन था, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया, वेलकम टू इंडिया। तो भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो कहिएगा वास्को डी गामा। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रहे, इस सब प्रश्न को आप बना डालिए, और ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है? अच्छा लग रहा है सर? अच्छा लगेगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। आज हम मात्र 30 सवाल लेंगे, ठीक है? 30 सवाल लेंगे। अच्छा लगेगा तो आगे भी क्लास करा लेंगे। ये जीएस करवा रहे हैं, ठीक है? चलिए, सवाल देखिए सर। दोबारा, पहली बार तो वास्को डी गामा कब आए? 1498 में आए। इसके बाद दोबारा सेकंड टाइम वास्को डी गामा, जो पहले पुर्तगाली थे, वो भारत कब आया? दूसरी बार। तो 1498 में तो आए थे,
भारत की खोज कर लिए वास्को डी गामा। दूसरी बार जो भारत आए ये 1502 ईस्वी में आए, 1502 ईस्वी में आए। तीसरा सवाल, पुर्तगालियों ने, ये जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की है? यानी कब इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया? जो पुर्तगाली जो भारत आए, वास्को डी गामा पहली बार आए थे, फिर दोबारा आए, लेकिन फिर प्रश्न पूछता है कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहला पहला व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया? ऐसे ही प्रश्न पूछेगा तो बोलिएगा कोच्चिन में, कोच्चिन जगह है, कोच्चिन में 1503 में, 1503 में, 1503 में, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय देश कौन थे? पुर्तगाली। भारत की खोज किसने किया? पुर्तगाली के वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा भारत कब आए? तो 1498 में आए। कहाँ आए? किस जगह आए? कालीकट पहुँचे। कौन स्वागत किया? तो हिंदू राजा जमोरियन ने इनका स्वागत किया। फिर दोबारा वास्को डी गामा कब आए? तो 1502 ईस्वी में आए। ऐसे ही प्रश्न बनता है। ये वन लाइनर फॉर्म में है। इसके बाद देखिए, और 1503 में पुर्तगालियों ने क्या किया? क्या किया? कोच्चिन में पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आराम से पढ़िए, कोई स्क्रीनशॉट मत लीजिए आप। नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स ले लीजिएगा। नहीं तो लिख भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लिख-लिख के आप, अच्छी बात है। यहाँ देखिए आप, भारत में भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? भारत में पहला पहला ऐसे कौन पुर्तगाली थे जो भारत में पहला गवर्नर बने थे? तो कहिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली थे। पहला पुर्तगाली कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पहला ऐसे पुर्तगाली थे जो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा उनको गवर्नर बनाया गया। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और कब बने? 1505 में इनको नियुक्त किया गया, इनको पोस्ट पे बैठा दिया गया, यानी इनको जॉब लग गया। यानी पुर्तगाली पहला पुर्तगाली व्यक्ति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में नियुक्त किए गए भारत में गवर्नर के रूप में। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इन्होंने ही शांत जल की नीति, जिनको इंग्लिश में कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, कहीं-कहीं ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया? ये भी प्रश्न पूछ देगा। या बोलेगा शांत जल की नीति, शांत जल की नीति जो है, या ब्लू वाटर पॉलिसी लागू जो किया गया, किनके द्वारा किया गया? तो बोलिएगा किसने किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 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 भारत में पहला पुर्तगाली थे, जो जिनको 1505 में गवर्नर के पोस्ट पे नियुक्त किया गया था, और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहे या शांत जल की नीति इनके द्वारा लागू किया गया था। कैसा लग रहा है? इसके बाद एक प्रश्न ये भी बनता है, पुर्तगाली शक्ति, पुर्तगाल देश था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जब प्रश्न पूछेगा कौन था? आपसे पूछेगा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक, लगा दे, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो कहिएगा आप अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? 1505 में भारत में पहला पुर्तगाली व्यक्ति था, पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिनके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया गया, या यूं कहे शांत जल की नीति लागू इनके द्वारा ही किया गया था। लेकिन प्रश्न एक और बनता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति, जो पुर्तगाल खूब वर्चस्व भारत में जमा लिया, तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो आप कहिएगा अल्फांसो, फ्रांसिस्को नहीं, अल्फांसो, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहले ये बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नीचे कंप्यूटर इसलिए देख रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? वन लाइनर फॉर्म में है। जब आप एमसीक्यू बनाइएगा, क्वेश्चन और नीचे 5 ऑप्शन, तो आपको, ये हम आपको याद करवा रहे हैं, इसके डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है? डीप में जाने के लिए आप कहीं न कहीं कोचिंग ले लिए होंगे, कहीं-कहीं पढ़ रहे होंगे, बढ़िया है। आप हमारे साथ वन लाइनर के लिए जुटे, है ना? हमारे पास भी समय नहीं होता है ना? अपना विद्यालय जाना, फिर आना, ये सब, लेकिन फिर भी आपके लिए हम खड़े हैं और रहेंगे। हॉट क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा रहे हैं। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, शर्मिंदा मत होइएगा, और नहीं अच्छा लगे तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और ये हमारा कोई नोट्स नहीं है, ये एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा जो बनाया गया नोट्स है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नहीं आता है, लेकिन
ये रेलवे सब में जो पूछा जाता है, बैंकिंग सब में, वहां से। और चूंकि वही प्रश्न भी रिपीट होता है, बीपीएससी भी प्रश्न कहाँ से निकालेगा। और आपको अगर जीएस का प्रश्न पूछ रहा है तो छठी से 12वीं तक का पूछ रहा है, एनसीईआरटी का, तो उसी में से पूछेगा। वर्ल्ड का, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, कहने के लिए स्पीडी पब्लिकेशन का है, लेकिन उन्होंने बेहतरीन, और उसको मैंने छांट के आपके पास लाया है। ठीक है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। बस आप पढ़ लीजिए साहब, है ना। पढ़ाई आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि पढ़ने में नींद आएगा ही, सोने का मन करेगा। और जिसको सोने का मन नहीं होगा, इसका मतलब कहीं न कहीं सिलेक्शन की ओर बढ़ रहा है। तो आप समझदार हैं, इशारा काफ़ी है, और पढ़े लिखे हैं आप, आपकी शैक्षणिक स्तर बहुत ज़्यादा है ना? इस चीज़ को समझिए। आप शिक्षाविद हैं, आप तमाम युवा, और पढ़े लिखे को पढ़ा देना, हम पढ़ा नहीं रहे, एक सलाह भी दे रहे हैं, और एक भाईचारा नाते आपका सिलेक्शन की ओर आपके कदम के कदम मिला के हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, आज मात्र हम 30 क्वेश्चन लेंगे। अच्छा लगे तो आगे हम पढ़ाएँगे, बिल्कुल पढ़ाएँगे। चलिए। यहाँ देखिए आप, यही पुर्तगालियों के द्वारा आज जो गोवा देख रहा है, गोवा जो अपना राज्य है, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पे कब कब्जा किया गया? तो 1510 ईस्वी में। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। आज जिस देश में हम रहते हैं, उस जो गोवा का नाम से गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, तो गोवा पे पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया? 1510 में। मेरे साथ बोलिए, 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पे कब्जा कर लिया गया। इसके बाद डच डच लोग, ये जो डच लोग है, डच लोग भारत आए थे, चूँकि यूरोपीय जब भारत आए तो डच भी एक देश था। तो डच लोग जब भारत आए थे, तो कब आए थे? तो कहिएगा 1596 में, 1596 ईस्वी में डच लोग भारत आए थे। 1596 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में, ऐसे ही 3-3 बार रिपीटिशन करना है, और अपने दोस्तों से पूछना है कि डच लोग भारत कब आए? डच लोग भारत कब आए? 1596 में। कब आए? 1596 में। इसके बाद डच निवासी, ये जो डच के रहने वाले जो लोग होते थे, वो नीदरलैंड, जिस देश को, नीदरलैंड हो गया, या नीदरलैंड को ही हॉलैंड भी कहते हैं। नीदरलैंड बोलिए या हॉलैंड बोलिए, यहाँ के जो निवासी होते हैं उसको डच बोला जाता है। डच कहते हैं ना, अब किसी, जैसे हम लोग को बोलता है बिहारी, तो बिहारी का मतलब क्या? 38 जिला के जितने भी तमाम निवासी होंगे, वो सब बिहारी कहलाएँगे। तो डच निवासी कहने का मतलब क्या हुआ? नीदरलैंड, नीदरलैंड कहे या हॉलैंड कहे। भारत कहिए या इंडिया कहिए, है तो भारत देश। तो नीदरलैंड बोलिए या हॉलैंड बोलिए, वो देश हुआ। नीदरलैंड देश है, इसी का दूसरा नाम हॉलैंड है, और यहाँ के निवासी को डच निवासी बोलते थे। और डच लोग भारत कब आए? 1596 में आए। कब आए? 1596 में आए। 1596 में आए, 1596 में आ गए। ठीक है, आगे बढ़े। 1510 में क्या हुआ था? गोवा पे कब्जा हुआ। 1596 में डच लोग आए थे। पहला डच पहला डच यात्री कौन थे जो भारत आए थे? पहला डच यात्री आपको पता है कि मतलब जो डच लोग थे, भारत कब आए? 1596 में। लेकिन पहला व्यक्ति तो होगा, डच निवासी का मतलब का नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति थे? जैसे पुर्तगाली में पहला व्यक्ति कौन थे जो भारत आए? 1498 में वास्को डी गामा आए। उसी प्रकार जो डच निवासी, तो पहला डच निवासी कौन थे? पहला यात्री कौन थे जो डच के थे? उनका नाम था कार्नेलियन हॉटमैन। कार्नेलियन 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 हॉटमैन, जो पहला डच यात्री थे जो भारत आए थे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? ये आप बचपन से जानते होंगे, और ये प्रश्न पूछ भी सकता है, और याद है इसीलिए आप कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद था। जो नहीं याद है, कहते होंगे पूछेगा कि नहीं, पता नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ये वन लाइनर में है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? ये कब बनाया गया? तो बोलिएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद देखिए क्या है। डचों ने डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, डचों ने, अब डच की बात हो रहा है, पुर्तगाल का नहीं, पुर्तगाल का पढ़ाया आपको। अब डच की बात हो रहा है। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, जिसको फैक्ट्री बोलते हैं, ये कब स्थापित किया डचों के द्वारा? तो बोलिएगा मसूलीपट्टनम में किया गया, और 1605 में किया गया। मसूलीपट्टनम में किया गया, 1505 में किया गया, 1605 में। 1505 में क्या हुआ था? आपने आपने पुर्तगाल के बारे में सुना था। पुर्तगालियों के द्वारा पहला व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री स्थापित किया गया। अब डच की बात, 100 साल बाद, 1605,
1605 में मसूलीपट्टनम में किया और पुर्तगाली ने कोच्चिन जगह है, उस जगह पे पहला व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों के द्वारा खोला गया था। कब? 1505 में। 100 साल बाद डचों के द्वारा मसूलीपट्टनम में 1605 में पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया गया। कैसा लगा आकाश? ये बताइएगा साहब। वन लाइनर फॉर्म में है। देखिए, पढ़ने को तो बहुत है और पढ़ भी आप रहे हैं। प्रश्न कहीं से पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना भी पढ़ लीजिएगा तो कुछ ना कुछ काम आएगा सर। बिल्कुल काम आएगा। पॉजिटिव वे में चलिए आप। अब देखिए अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। डचों का भारत में पतन। हाँ, अहमदनगर ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अहमदनगर का विलय कब हुआ? 1632 में। अहमदनगर का विलय कब हुआ? 1632 में। फिर बोलेंगे सर याद कैसे होगा? याद बिल्कुल नहीं करना है, इसको 2-3 बार पढ़ना है। अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको भी मुँह से ऐसे ही बोलना है। इसके बाद फिर अगले दिन फिर अपना किताब से पढ़ना है, बस पढ़ना है। रामायण, गीता, कुरान ये सब याद कैसे होगा? डेली पढ़ने के कारण। ठीक है? आज राष्ट्रगान याद क्यों है? क्योंकि बचपन में डेली क्लास खत्म होने के बाद होता था, सुनते थे। तो बस सुनिए, आपको बोलना है, खुद सुनना है। 1632 में अहमदनगर का विलय हो गया। इसके बाद डचों का एक प्रश्न पूछता है कि डचों का भारत में पतन कब हुआ? यानी कि डच का स्थापित्व खत्म हो गया। डच खत्म हो गया अब मतलब भारत से ही भाग गया। तो डचों का भारत में पतन कब हुआ? तो कहिएगा डचों और अंग्रेजों के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं वेदरा। वेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच एक युद्ध हुआ। इसी युद्ध जिसको वेदरा का युद्ध बोलते हैं। प्रश्न पूछ सकता है वेदरा का युद्ध कब हुआ? तो बोलिएगा 1759 में। और वेदरा युद्ध किससे संबंधित है? तो बोलिएगा डच और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया, यानी अंग्रेज इस युद्ध में जीत जाते हैं। इसके बाद डच को भागना पड़ता है अपने देश नीदरलैंड वापस चले जाते हैं। तो डचों का पतन कब हुआ? 1759 में। डचों का पतन 1759 ईस्वी में डचों का पतन हो गया। डच भारत से भाग गए। किस युद्ध के बाद? वेदरा युद्ध। वेदरा युद्ध किसके बीच हुआ? डच और अंग्रेज के बीच 1759 में। इसी युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया, भारत से खत्म हो गया। इसके बाद देखिए अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। किसकी अनुमति से? तो जहांगीर, मुगल शासक थे। जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में इन्होंने जहांगीर की अनुमति से लगाया था। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अंग्रेज के द्वारा पहला अस्थायी फैक्ट्री जो सूरत में खोला गया, किसकी अनुमति से? तो मुगल शासक जहांगीर थे। और ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ? 1600 में। और 1613 में 13 साल बाद यही अंग्रेज अपना अस्थायी फैक्ट्री, परमानेंट अस्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में खोला और जहांगीर के अनुमति से खोला था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और नोट्स के लिए मैं फिर बोल दूं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। चलिए, आप हम सब बिहार से हैं, बिहार यूपी से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज बिहार में शराब बंद हो गया, फिर भी इसको जानना चाहिए। अंग्रेजी या यूरोपीय शासनकाल में अफीम अफीम मतलब गांजा, नशा, अफीम तथा सोगा यानी शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह था? तो अपना बिहार। बताइए। और नीतीश बाबू ने क्या किया? बिहार में दारू बंदी कर दिया, शराब बंदी कर दिया। अच्छी बात है भाई। लेकिन क्या आप लोग कमेंट कीजिएगा बिहार में शराब बंद है ना कि नहीं है? हमें तो लगता है जहां तक आजकल होम डिलीवरी हो गया है, या आप क्या हमारी बात से सहमत है कि नहीं? शराबबंदी अच्छी नीति है, लेकिन अब होम डिलीवरी हो जाए, ये भी इसका दूसरा साइड इफेक्ट हो गया। बताइए। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि अंग्रेजी बोले या यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोगा का जो उत्पादन यानी फैक्ट्री था, यानी यहाँ अफीम और दारू बनता था, इसके लिए प्रसिद्ध जगह बिहार था। बिहार सब दिन से आगे गया है। भारत आने वाले प्रथम जहाज कौन था? भारत जो आया था उसमें प्रथम जहाज कौन था? तो कहिएगा रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कब हुआ? 1668 में हुआ। 1668 में क्या हुआ?
भारत में फ्रांसिस के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा, फ्रैंको कैरो जो अफसर थे इनके द्वारा 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों के द्वारा ये प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। मैंने पुर्तगाल पढ़ाया, पुर्तगालियों के द्वारा क्या हुआ, प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला गया भैया, 1505 में। कहाँ पे, कोच्चिन में। फिर चलते मसूलीपट्टनम 100 साल बाद 1605 में, किसके द्वारा, तो डचों के द्वारा खोला गया। अब आते हैं, अब आते हैं क्या, फ्रांसीसी के द्वारा। तो फ्रांसिस के द्वारा 1668 में फैक्ट्री सूरत में खोला गया था। इसके बाद प्रथम प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, पुर्तगाली गवर्नर कौन था, प्रथम पुर्तगाली अल्फांसो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, फ्रांसिस्को था। और यहाँ प्रथम प्रथम फ्रांसीसी, फ्रांसीसी बोल रहा, फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो डुप्ले, डुप्ले, डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए। चले आगे, चलते आगे। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी पढ़ रहे हैं ना, भारत का जो आज जो कितने राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी है। तो पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई थी, 1674 में हुआ था। इसको भी जानिए, 1674 में फ्रांसिस मार्टिन, जो फ्रांसीसी थे, फ्रांस के रहने वाले थे, तो फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना की गई। पौंडीचेरी की स्थापना 1674 में हुआ था। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पे अधिकार कर लिया गया। फ्रांसिस फ्रांसिस के द्वारा 1674 में क्या हुआ, इसकी स्थापना की गई। और इसके बाद 1761 में, यानी 97 साल बाद 1761 में क्या हुआ, अंग्रेज अंग्रेज का वर्चस्व बढ़ा। अंग्रेज बहुत लड़ाकू होते थे और अंग्रेज ने फ्रांस से छीन लिया 1761 में, यानी यूं कहें अंग्रेजों के द्वारा पौंडीचेरी पे इनका अधिकार हो गया 1761 में, 1761 में। इसके बाद कलकत्ता, अपना जो पश्चिम बंगाल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता नगर की स्थापना कब हुआ और किसके द्वारा किया गया, तो बोलिएगा जॉब 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 चौरनक के द्वारा 1690 में। पश्चिम बंगाल, बंगाल, कलकत्ता सब घूमने जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कलकत्ता की स्थापना कब हुई और किसने किया, तो जॉब चौरनक ने किया था और 1690 में किया गया था, 1690 में। ये बताइए अभी तक हैं या भाग गए, भाग गए तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन लोड और लेना नहीं है। ज्यादा लोड लीजिएगा दिक्कत हो जाएगा, फिर सिलेक्शन आप ही का हो ये कौन गारंटी देगा। दूसरा भी पढ़ रहा है, तो किसी न किसी का तो होगा, सीट कम आवे ज्यादा आवे, उस एक सीट पे कोई दूसरा नहीं होगा। आपको लेना है तो आपको पढ़ना होगा, और कोई आपके माता-पिता आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। आपका दशा, आप किस दशा में ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके हालात कैसे हैं, आपके जेब में कितना पैसा है, पैसों की तंगी है कि नहीं, तब आपको मोटिवेशन मिलता है। हम और आप या कहीं मूवी से थोड़ा देर के लिए मोटिवेट होइएगा, आँख में आँसू आएगा, रोने लगिएगा, फिर आप पढ़ने बैठिएगा। ये बस 5-10 मिनट के लिए होता है। लेकिन अगर दिल से अगर आपको मोटिवेशन मिलता होगा तो आपके हालात देखकर, जब आपको कहीं लॉज में पढ़ते होंगे, कहीं लाइब्रेरी में रहते होंगे या टिफ़िन खाते होंगे, टिफ़िन सिस्टम, कैंटीन में, और जेब में जब घर से पैसा नहीं आता होगा, पिता या माता कहते होंगे कि ठीक है भेजते हैं, थोड़ा दिक्कत है, तंगी है, चला लो ना उसी पैसा में, तब आपको हालात पता लगता होगा। तो इसीलिए उठ खड़ा होइए और बैठिए और पढ़िए। यहाँ तक आए हैं, लास्ट फेज़ है, बीपीएससी तैयारी, तो आने वाला है। जब आएगा उसी समय अपना हथियार निकालना, तब तक हथियार को मालिश करते रहे। जंग नहीं लगे, और जंग नहीं लगे इसके लिए दिमाग को चलाना होगा, और कम से कम सुनते रहे। और ये नोट्स निकाल लीजिएगा, सामने निकाल के पढ़िएगा, ठीक है? चलिए, कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 में हुआ, 1690 में जॉब चार्नोक के द्वारा हुआ। और तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, इसको भी देखिए। तीसरा प्रश्न बोलता है 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। अंग्रेज अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। आपसे प्रश्न पूछेगा 3 कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? तो आप बोलना फ्रांसिस और अंग्रेज युद्ध, और कब-कब हुआ उस पे आप चलते हैं। ठीक है? अच्छा लग रहा है क्लास सर? बेहतरीन क्लास लग रहा होगा, चलिए। चलिए पहला, प्रथम प्रथम कर्नाटक युद्ध। आपको पता है अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से लेके 48 तक चला था, 2 साल चला, ठीक है? 2 साल चला, 1746 से लेके 48 तक। और ये समाप्त कब हुआ?
प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त कब हुआ? तो पहले तो प्रश्न है कि शुरुआत कब हुआ? तो 1746 ईस्वी से शुरुआत हुआ और 48 ईस्वी तक चला था और ये समाप्त हुआ था एक्स लॉ और सापेल की संधि से। एक संधि किया गया और इस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया गया और ये युद्ध 1746 से लेके 1748 तक 2 साल चला और किस संधि के द्वारा? तो कहिएगा एक्स लॉ और सापेल की संधि के द्वारा इस युद्ध को खत्म कर दिया गया। द्वितीय यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध चला फिर 1749 से लेके 1754, ठीक है? और ये समाप्त कब हुआ? तो कहिएगा पौंडीचेरी की संधि हुई और इस संधि के द्वारा द्वितीय यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। यूं कहे अंग्रेज देखिए कितना बदमाश हुआ करता होगा या था ही, जो हमारे देश में शासन किया, हमारे देश को लूट के क्या-क्या नहीं लूट के ले गया और हमारा देश कहते सोना का चिड़िया था, यानी सोना ही सोना था। उस ज़माने में ₹1 का वैल्यू अमेरिका में होता था। आज वहाँ का $1 का वैल्यू अमेरिका में कितना है? तो अंग्रेज सबको पिन किए रहता था, है ना? लेकिन भारत में आके उनको भी भागना पड़ गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से चला, 48 में खत्म हो गया। द्वितीय कब चला? 49 से चला और 54 में खत्म हुआ और पौंडीचेरी की संधि से खत्म हुआ। और तीसरा युद्ध, अंतिम युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच जब हुआ, ये 1758 से लेके 1763 ईस्वी तक चला था। ये युद्ध चला और समाप्त कब हुआ? पेरिस की संधि, एक संधि किया गया। पेरिस की संधि के द्वारा तीसरा फ्रांसिस यानी यूँ कहें आपको अंग्रेज और फ्रांसिस का जो युद्ध हुआ, पेरिस की संधि, तीसरा कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बोलिएगा। क्लास कैसा लग रहा है? बेहतरीन लग रहा है? तो 39 पेज का जो नोट्स आपको हम दे रहे हैं, 39 पेज का जो नोट्स हम दे रहे हैं, ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? ये नोट्स आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। चलिए, अच्छा लग रहा है? इसके बाद देखिए, हम्मुराबी शासक हम्मुराबी शासक कौन था? हम्मुराबी शासक बेबीलोन का था। ये हम्मुराबी शासक कहाँ का था? बेबीलोन का था। इसके बाद वांडी वांस का युद्ध, वांडी वांस का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में हुआ था। वांडी वांस का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांसिस और अंग्रेज के बीच 1760 में हुआ। वांडी वांस के युद्ध में आयर कूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था किसको? फ्रांसिस यानी अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच बहुत युद्ध हुआ। तो वांडी वांस का युद्ध किसके बीच हुआ? कहिएगा फ्रांसिस और अंग्रेजों के बीच हुआ, 1760 में हुआ। इसके बाद वांडी वांस के युद्ध में आयर आयर कूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसको हराया? तो कहिएगा आप फ्रांसिस को हराया था। किसको हराया था? फ्रांसिस को हराया था। आप 2 अंतिम प्रश्न लेते हैं, 2 अंतिम प्रश्न लेते हैं। ये देखिए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी कब छीना था? ये प्रश्न पूछता है। अंग्रेजों ने 1761 में अंग्रेजों ने क्या किया? फ्रांसिस से, जिस फ्रांसिस ने पौंडीचेरी की स्थापना की, तो अंग्रेज क्या किया? फ्रांसिस से छीन लिया। फ्रांस से पौंडीचेरी छीन लिया कब? 1761 में। और अंतिम प्रश्न आज का लेते हैं, अंतिम प्रश्न लेते हैं, सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी माना जाता है या यूँ कहें इसी को 16वीं सदी भी कहते हैं। और आज का क्लास यहीं द एंड होता है और आज का क्लास हम एंड करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन था और हमें बताइएगा कमेंट करके ये क्लास कैसा लगा, है ना? ये क्लास कैसा लगा ये बताइएगा। और मैं फिर बता दूं, ये जो मैंने नोट्स दिया है ये फिर बता दूं, प्ले स्टोर में जाइए आप, प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पे NAUKARI नौकरी तक 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 डालिएगा, वहाँ पे 10 के आपको दिखेगा, 10 के दिखेगा, आप वहाँ डाउनलोडिंग कर लीजिए और डाउनलोडिंग करने के बाद जब डाउनलोडिंग पे क्लिक कीजिएगा, तो आपसे पूछेगा पेरेंट्स पेरेंट्स या स्टूडेंट, तो आपको ध्यान से स्टूडेंट पे क्लिक करना है, स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका ईमेल, फ़ोन नंबर माँगेगा तो अपना ईमेल दे दीजिएगा, याद रखिएगा ईमेल, और मोबाइल नंबर माँगेगा तो मोबाइल नंबर भी आप दे दीजिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, मैं नोट्स डाल देता हूँ, ये 40 पेज का नोट्स है और ये 40 पेज यूँ कहें
39 पेज का नोट्स है। 39 पेज का 39 पेज का ये नोट्स है और बिल्कुल ये नोट्स ले लीजिए और नोट्स लेने के बाद अपने घर में लेके सोना नहीं है। नोट्स को तकिया के पास रखना है, तकिया के पास और और जब भी उठे तो इसको बस पढ़ डालना है। रामायण की तरह इसको पढ़ना है और जब हम पढ़ाएँ उस समय आना है और पढ़ने के बाद बताइएगा। क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा आप, ठीक है? क्लास कैसा लगा ये आप बताइएगा और जब भी आप खरीदते हैं तो जल्दीबाजी में नहीं होना है। जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं होना है। आप नोट्स को जब बाय करते हैं, तो बाय करने के बाद 1 मिनट रुकिए। अपने आप आपको वो उस ख कभी-कभी क्या होता है बाय कर दिए, पैसा भी कट रहा है और कट रहा है आप बैक कर देते हैं, बैक मत कीजिए आप। 1 मिनट रुकिए, अपने आप वो नोट्स खरीदा जाएगा और नोट्स खरीदने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हम दिखा भी देते हैं, जिससे कि आपको पता चले। ये देखिए, जैसे ही आप नोट्स खरीद लीजिएगा, तो आपके स्क्रीन पे यहाँ दिखेगा देखिए। ऐसे ही आपका खुलेगा। खुल गया, है ना? यहाँ देखिए खुला, ठीक है? यहाँ खुलने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई देगा आपको देखिए मैं दिखाता हूँ। ये है ना? ये सेक्शन दिख रहा है, दिखाई देगा। यहाँ देखिए, ये है स्टोर, स्टोर में जाइएगा। बहुत सारा कोर्स भी है, ठीक है? लेकिन आज हम यहाँ डाल देंगे। यहाँ जब कोई भी कोर्स लीजिएगा, मान लीजिए पहले भी कोर्स है, व्यू ऑल कोर्स है। मान लीजिए पहले भी कोर्स चला था, जैसे मान लीजिए कोई कोर्स लिए, ठीक है? दिखाते हैं कुछ चीज़ आपको। मान लीजिए यहाँ सक्षमता परीक्षा, इस पे जब क्लिक करते हैं, ठीक है? क्लिक करने के बाद आप इसको बाय कीजिए, बाय करने के बाद कंटेंट कंटेंट में भी देख सकते हैं और नहीं आता है तो वीडियो भी डाला है कैसे क्या करना है। और जब आप बाय कीजिएगा, डाउनलोडिंग कीजिएगा तो वो चीज़ आपको यहाँ देखिए, बाएँ साइड इधर देखिए ऊपर 3 लाइन है, 3 पे क्लिक कीजिए और डाउनलोडिंग सेक्शन, आपका जो अपना मटेरियल है यहाँ डाउनलोडिंग हो जाएगा। डाउनलोडिंग के बाद प्रिंट निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आज की क्लास को खत्म करते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखिए, स्किप करके नहीं देखिए और रियल में बताइएगा कैसा क्लास लगा और ऐसे ही हम विज्ञान का भी करवा देंगे, ठीक है? और फिर आपको हम इसका, आधुनिक भारत का इतिहास का फिर हम नेक्स्ट क्लास 30 क्वेश्चन लेके आएँगे, ठीक है? चलें आगे? चलिए, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।